हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट की शुरुआत में वे शिंग जांग से पूछती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, तो जांग कहता है कि हो सकता है लेकिन मुझे याद नहीं है। बेशिंग को याद आता है कि जब इसको जांग ने बचाया था तो इसके बाजू पर चोट लग गई थी। बेशिंग जांग की बाजू को देखती है तो जांग ने अपनी ये वाली बाजू कवर की होती है। बेशिंग जांग से कहती है कि हम कल साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। जांग इसके लिए मान जाता है। अगली सुबह बेशिंग जब स्कूल के लिए तैयार होकर आ जाती है तो इसकी नजर अपने भाई की शर्ट पर पड़ती है। बेशिंग जल्दी से अपने भाई के रूम से ये शर्ट लेकर जाने लगती है तो इसका भाई इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेशिंग इसकी शर्ट लेकर भाग जाती है। आज बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जांग उसी रेस्टोरेंट पर आ जाता है जहाँ पर इसने बेशिंग के साथ ब्रेकफास्ट करना होता है, लेकिन बारिश की वजह से इस रेस्टोरेंट का ऑनर कहता है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है। जांग कहता है कि दो स्टीम बंस की तो बात है, मैं आपको ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन ये आदमी कहने लगता है कि बात पैसों की नहीं है, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं तुम्हारे लिए बंस बना नहीं सकता। जांग कहता है कि मेरे दोस्त को ये स्टीम बंस बहुत पसंद है, कि आप मुझे फेवर नहीं दे सकते। रेस्टोरेंट ऑनर इसकी बात सुने बगैर अपना सामान अंदर रखने लगता है तो जांग भी इस रेस्टोरेंट ऑनर की सामान रखने में मदद करता है। अब जांग ये स्टीम बंस लेकर स्कूल एंट्रेंस में बेशिंग का इंतजार कर रहा होता है। बेशिंग जांग से पूछती है कि तुम इतनी तेज बारिश में रेस्टोरेंट तो नहीं गए थे ना, तो जांग झूठ बोल देता है कि नहीं। बेशिंग जांग से कहती है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म भीग गया है। ये अपने भाई की शर्ट निकाल कर जांग को देती है कि तुम ये पहन लो। जांग बेशिंग से कहता है कि मैं बाद में चेंज कर लूंगा, लेकिन बेशिंग इसको अभी शर्ट चेंज करने के लिए कह रही होती है क्योंकि ये इसकी बाजू पर चोट का निशान देखना चाहती होती है। इतने में बेल बज जाती है और जांग बेल का बहाना करके फौरन यहाँ से भाग जाता है। आज ये लोग स्टडी हॉल में पढ़ रहे होते हैं। बेशिंग चायोंग के साथ बैठी होती है। चायोंग को एक पेपर पर कुछ लिखकर देती है और कहती है कि इसको तुम जांग की तरफ फेंक दो। चायोंग ने फेंकना जांग की तरफ होता है, लेकिन ये पेपर बॉल लग इनके टीचर को जाती है। टीचर सबके सामने नोट पढ़ते हैं जिसमें बेशिंग ने सुबह के लिए जांग से सॉरी कहा होता है। टीचर पूछने लगते हैं कि ये किसने किया है। बेशिंग खड़ी हो जाती है। टीचर पूछते हैं कि बेशिंग ने ये नोट जिसके लिए लिखा है वो भी खड़ा हो जाए। जांग खड़ा ही होने वाला होता है कि इतने में ही गाओगी, ज़ेन्यू और चायोंग भी खड़े हो जाते हैं। टीचर कहते हैं कि तुम लोग काफी लॉयल दोस्त हो। ये बेशिंग से कहते हैं कि तुम्हारे 3 दोस्त खड़े हैं जिसके बदले में तुम्हें 3 केमिस्ट्री के टेस्ट देने होंगे और ये टेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम क्लास में अपने क्लासमेट्स को लेक्चर भी दोगी। बेशिंग ये सुनकर अपसेट हो जाती है। बेशिंग का भाई लिन ने जो प्रोडक्ट्स लेडीज को बेचे होते हैं उसको यूज करने की वजह से इन लेडीज को साइड इफेक्ट हो गए होते हैं, तो ये लेडीज आकर लिन से अपने पैसे वापस मांग रही होती हैं। लिन इनको समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है कि इसकी प्रोडक्ट असली है। इतने में यहाँ पे मेजी आ जाता है जो कि लिन से कहता है कि तुम्हें ली के पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे जल्द से जल्द। लिन कहता है कि हाँ मैं जल्द पैसे वापस कर दूंगा। मेजी जब लिन की प्रोडक्ट देख रहा होता है तो लिन इन लेडीज से कहता है कि इसी ने मुझे ये फेक प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा था, आप इससे अपने पैसे वापस ले लें। ये कहकर लिन यहाँ से निकल जाता है। अब बेशिंग जब घर वापस आती है तो इसका भाई रेनकोट पहनकर सोफे पर बैठा होता है। बेशिंग इससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तो लिन कहते हैं कि मैं ये रेनकोट सेल करके अमीर होने वाला हूँ। बेशिंग कहती है कि कोई बेवकूफी इसको बाय करेगा। अगली सुबह लिन का भाई बस स्टॉप पर खड़ा रेनकोट्स को बेच रहा होता है क्योंकि इस एरिया में टाइफून आया होता है। लिन जांग को ये रेनकोट बेचने की कोशिश कर रहा होता है। जांग इसको मना भी करता है, लेकिन लिन इसको फोर्स किए जा रहा होता है। अब मेजी कुछ लड़कों के सामने स्कूल के बाहर खड़ा होता है। इसका दोस्त कहता है कि ये रेनकोट वाला आदमी लिन है। मेजी अपने आदमियों को लिन को मारने के लिए भेज देता है। ये इसकी खूब धुलाई करते हैं और पीछे खड़ा लिन ये देख रहा होता है क्योंकि ये रेनकोट जांग ने लिन से खरीद लिया होता है। अब स्कूल में इनके टीचर आकर अनाउंस करते हैं कि टाइफून की वजह से कुछ टाइम के लिए स्कूल बंद हो रहा है। ये सुनकर तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चायोंग बेशिंग को बताता है कि मैंने सुना था कि आज स्कूल आते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे लगता है कि वो जांग है क्योंकि वो भला स्कूल से छुट्टी क्यों करेगा। ये सुनते ही बेशिंग भागते हुए इन्फर्मरी आ जाती है। बेशिंग इससे पूछती कि क्या तुम ठीक हो, तो जांग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बेशिंग जांग को बताती है कि तुम्हें ये जिसने रेनकोट सेल किया है वो मेरा भाई है। बेशिंग कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, तो जांग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ये रेनकोट इसलिए खरीदा क्योंकि ये क्यूट है। बेशिंग कहती है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म गंदा हो गया होगा इसलिए तुम उसको चेंज कर लो। ये जांग को अपने बैग से खुदी निकाल कर देती है। बेशिंग यहाँ से जाना नहीं चाह रही होती क्योंकि ये इसके बाजू पर मार्क देखना चाहती होती है, लेकिन जांग को अनकंफर्टेबल देखकर इसको जाना ही पड़ता है। इसके बाद बेशिंग जांग के घर पर पढ़ने के लिए आई होती है। बेशिंग का सारा ध्यान जांग की बाजू पर होता है। ये जांग से बाजू के मसल्स के बारे में सवाल पूछने लगती है। जांग इसको बता रहा होता है, लेकिन
लेकिन बीशिंग कहती है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। और बीशिंग फोर्स करते हुए जांग से कहने लगती है कि बाजू के मसल्स देखकर शायद मैं ये समझ पाऊंगी। जांग इसको ऐसा करने से रोक रहा होता है। ऐसा करते हुए दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से जांग तो बहुत ज्यादा शॉक में दिखाई दे रहा होता है। इतने में बेल बजती है। जांग दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो यहाँ पर गाओगी अपने डैड के साथ आई होती है। मिस्टर गाओ कहते हैं कि बीशिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बीशिंग कहती है कि आप ही ने तो मुझे 3 केमिस्ट्री टेस्ट सॉल्व करने के लिए दिए थे, मैं जांग की हेल्प लेने के लिए यहाँ पर आई थी। और गाओगी के डैड इन तीनों को यहाँ पर बिठा कर पढ़ाने लगते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर गाओ को एक कॉल आती है जिस पर ये बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने स्कूल के लिए एक न्यू स्टैचू डिजाइन करना होता है। ये सुनकर बीशिंग को याद आता है कि जब स्कूल का स्टैचू चेंज हुआ था तो इसने उसकी तस्वीर जेन्यू को दिखाई थी, लेकिन मिस्टर गो कहते हैं कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत कम वक्त रह गया है। बीशिंग कहती है कि हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, हो सकता है कि हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज हों, लेकिन मिस्टर गो कहते हैं कि तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग उसको जाया कर सको। जांग भी मिस्टर गो को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर गो इनकी कोई बात नहीं सुनते। अब रात हो जाती है तो बीशिंग गाओगी और जांग को उसी स्टैचू के डिजाइन के बारे में बता रही होती है जो कि इसने फ्यूचर में देखा होता है, और कहने लगती है कि इस डिजाइन को टॉप 10 सुंदर स्टैचूज में गिना जाएगा। जांग कहते हैं लेकिन अभी तो स्टैचू बना ही नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम है कि इसको अवार्ड भी दिया जाएगा। बीशिंग कहती है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बेस्ट डिजाइन है। बीशिंग गाओगी को बताने लगती है इस डिजाइन के बारे में और गाओगी इस डिजाइन का स्केच तैयार कर लेती है, लेकिन बीशिंग कहती है कि ये डिजाइन ठीक नहीं है। जांग भी इस स्टैचू का स्केच बना रहा होता है। अब जो गाओगी डिजाइन बनाती है वो बीशिंग को बहुत पसंद आता है। अब ये तीनों यहीं पर सो जाते हैं। जब बीशिंग की आंख खुलती है तो जांग सोया होता है। ये देखकर बीशिंग जांग के बाजू पर वही स्कार देख लेती है। यहाँ पर जो बैज पड़ा होता है बीशिंग उससे इस स्कार को मैच भी करती क्योंकि इसके मिडिल स्कूल का यही बैज जोर से जांग के लगा होता है। ये देखकर बीशिंग को यकीन आ जाता है कि इसकी जान जांग ने बचाई थी। अब टाइफून खत्म हो गया होता है इसलिए स्कूल दोबारा से खुल जाता है। इनका क्लास इंचार्ज इन्हें बताता है कि तुम लोगों ने जो डिजाइन सबमिट करवाया था वो अप्रूव हो गया है। ये सुनते ही बीशिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में ये जांग को हक कर लेती, जिसकी वजह से जांग एक दफा फिर शॉक में आ जाता है। जब बीशिंग को रियलाइज होता है तो ये फौरन यहाँ से चली जाती है। इसको यूँ देख कर गाओगी कहती है कि जब ये स्टैचू बन जाएगा तो तुम बीशिंग से अपने बारे में बात कर लेना। ये कहकर गाओगी चली जाती है। अब गाओगी कुछ टेस्ट पेपर्स देने के लिए अपने डैड के ऑफिस में आती है। ये टेस्ट पेपर रखकर जब जा रही होती है तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे बीशिंग ने बताया था कि वो डिजाइन तुमने ड्रॉ किया है, तुमने काफी। गाओगी के डैड इसकी तारीफ करते कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। ये सुनकर गाओगी को अच्छा लगता है कि इसके डैड ने इसकी तारीफ की है। अब 1 मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है और ये स्टैचू बन गया होता है। अब जब ये चारों स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तो गाओगी जांग से कहती है कि स्टैचू बन गया है, क्या तुम्हें इससे कुछ कहना नहीं है। ये कहकर ये चली जाती है। अब यहाँ पर बीशिंग की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसके बाल रेड होते हैं और ये वही लड़का होता है जो वीडियो में जांग को मार रहा होता है। इसको देख कर बीशिंग कहती है कि ये रेड हेयर और किसी के नहीं बल्कि मेजी के ही हैं। क्या मेजी ही तो वो शख्स नहीं है जो फ्यूचर में जांग को जान से मार देगा। इसके बाद ये सब लोग चायोंग का सीक्रेट क्लब साफ करने के लिए आ जाते हैं, जिसकी हालत टाइफून की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। बीशिंग यही सोच रही होती है कि क्या मेजी ही वही लड़का है जो इसने वीडियो में देखा था। बीशिंग यही सोचते हुए काम कर रही होती है। जांग नोटिस करता है कि एक चेयर बीशिंग पर गिरने वाली है, लेकिन ये जल्दी से बीशिंग को साइड पर कर लेता है। ये सब इतना अचानक हुआ होता है कि बीशिंग चौंक जाती है और बीशिंग को याद आने लगता है कि बिल्कुल इसी तरह पास्ट में भी जांग ने इसकी जान बचाई थी। ये दोनों ही नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं। जांग बीशिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तो बीशिंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इन दोनों को जाता हुआ बड़ी हैरानगी से चायोंग और गाओगी देख रहे होते हैं। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो बीशिंग जांग से कहती है कि मुझे फिर से बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 3 दफा मुझे बचाया है। जांग से पूछता है कि 3 दफा, तो बीशिंग कहती है कि 1 दफा जूनियर हाई स्कूल में तुमने मेरी जान बचाई थी। जांग कहते कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तो बीशिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे बाजू पर स्कार देखा है। ये सुनकर जांग मुस्कुराता है। बीशिंग कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें भूल गया हो कि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। बीशिंग कहती कि तुम मेरे सेवियर, इसलिए तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जांग कहता है कि तुम क्या चाहती हो। बीशिंग कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो और तुम्हें कुछ भी नहीं हो। जांग कहता है कि तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। बीशिंग कहती है कि मेरे लिए अच्छे दोस्त बनाना इतना आसान नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो ताकि हम सारी जिंदगी एक साथ रहें। जांग कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, हम अच्छे दोस्त हैं। अब जब ये दोनों वापस आते हैं तो चायोंग बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। ये इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो चायोंग कहता है कि अभी मिस्टर गुआ थे, उन्होंने मुझे बताया है कि
इस जगह को कार शेड बनाया जा रहा है, इसलिए मैं अपना सीक्रेट बेस नहीं रख सकता। बिशिंग चांग से कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, फ्यूचर में तुम्हारे पास इससे भी बड़ा स्टेज होगा। गाओगी चांग से कहती है कि अपने डैड की तरफ से मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। चांग कहता है कि तुम सॉरी क्यों कर रही हो, तुम्हारी तो गलती नहीं है। चांग कहता है कि मैं अपने लिए नई जगह तलाश करूंगा, अगर तुम लोगों को आज रात कोई काम नहीं है तो तुम लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये तीनों कहते हैं कि हम लोग फ्री नहीं है, इसलिए चांग खुद ही जगह तलाश करने के लिए चला जाता है। घर वापस जाते हुए गाओगी जांग से कहती है कि तुम बिशिंग से कुछ भी नहीं कहोगे, तो जांग कहता है कि हाँ, क्योंकि बिशिंग मेरी दोस्त रहना चाहती है। दूसरी तरफ बिशिंग मेजी की शॉप पर जाती है और ये यहाँ पर जांग की स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट देखती है जिस पर ब्लड लगा होता है। बिशिंग इस शर्ट को उठा लेती है और इतने में ही एक लड़का आता है जो कि बिशिंग से कहता है कि तुम क्या चुरा रही हो। बिशिंग कहती है कि मैं कुछ भी नहीं चुरा रही है कहकर ये जाने लगती है, लेकिन ये लड़का बिशिंग को रोक लेता है। बिशिंग चिल्लाने लगती है कि मुझे तुम टच मत करो। इतने में ही जेन्यू यहाँ पर आ जाता है जो कि इस लड़के से कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो ये कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। जेन्यू कहता है कि ये मेरी दोस्त है, ये कहकर ये इसको मारने लगता है और ये लड़का जिसका नाम शॉफे होता है ये भी जेन्यू को मारने लगता है। इतने में बिशिंग देखती है कि इसके बाकी दोस्त भी आ गए हैं, इसलिए बिशिंग जेन्यू को यहाँ से लेकर भागने लगती है। ये भी बिशिंग और जेन्यू का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जेन्यू और बिशिंग एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। बिशिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो जेन्यू कहता है कि मैं तो स्कूल के बाद यहाँ से बस गुजर रहा था। जब ये दोनों यहाँ से बाहर आते हैं तो बिशिंग आज के लिए जेन्यू को थैंक्स बोलती है। जेन्यू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही हो। तो बिशिंग जेन्यू से कहती है कि पहले मैं तुम्हें इसलिए फॉलो किया करती थी क्योंकि जो तुम्हारे बाजू पर स्कार है उसको देखकर मुझे लगा कि बास्केटबॉल गेम के दौरान जूनियर हाई स्कूल में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से पहले मैं तुम्हें पसंद करती थी। जेन्यू कहते कि मैं भी तो हो सकता हूँ, तो बिशिंग कहती कि नहीं वो जांग था। जेन्यू कहते कि मैंने भी तो आज तुम्हें बचाया है, क्या तुम फिर से मेरे बारे में नहीं सोच सकती। बिशिंग कहती है कि अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जेन्यू कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे पसंद करती हो। बिशिंग कहती है कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, तुम मेरे लिए ऑब्सेशन बन गए थे, असल में तुम्हें भी मेरी परवाह नहीं है। जेन्यू को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, कहने लगता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। बिशिंग कहती है कि तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन कुछ सालों बाद तुम इसको समझ जाओगे। ये कहकर बिशिंग यहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिशिंग जांग से पूछती है कि तुम मेजी के बारे में क्या सोचते हो। जांग कहता है कि मेजी हमसे जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया है, लेकिन वो काफी लॉयल और अच्छा इंसान है। बिशिंग कहती है कि टाइफून वाले दिन तुम्हें मेजी ने मारा था ना। जांग कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम मेजी को अच्छा नहीं समझती, लेकिन तुम ये नहीं कह सकती कि वो बुरा लड़का है, वो हमारा दोस्त भी हो सकता है। अब मेजी बिशिंग के भाई लिन के पास जाता है और इसे कहने लगता है कि तुमने जो मेरे ये बाल डाई किए उसकी वजह से मेरी स्किन पर रिएक्शन हो गया है। इसी बात को लेकर मेजी लिन पर गुस्सा कर रहा होता है और जब बिशिंग स्कूल से वापस घर आ रही होती है तो ये भी इन दोनों को झगड़ते हुए देख लेती है। लिन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा क्योंकि मैंने टाइफून वाले दिन तुम्हें एक हाई स्कूल स्टूडेंट को मारते हुए देखा था जिसने मुझसे रेनकोट खरीदा था। ये बात बिशिंग भी सुन लेती है। अब घर पर जांग उसी बैंड को देख रहा होता है जो ये बिशिंग को जूनियर हाई स्कूल में देना चाहता था। जांग यही बात सोच रहा होता है कि बिशिंग इसकी दोस्त रहना चाहती। इतने में ही जांग के घर पर मेजी आ जाता है जो कि इससे कहने लगता है कि तुमने खुद ही कहा था कि अगर मैं बोर हो जाऊं तो मैं तुम्हारे घर पर आकर खेल सकता हूँ। मेजी जांग के साथ मूवी देखने के लिए आया होता है। मेजी की नजर उसी बैंड पर पड़ जाती है जिसको देखते हुए कहने लगता है कि क्या इसका ताल्लुक बिशिंग से है। तो जांग के बैंड वापस लेते हुए कहता है कि नहीं। मेजी कहता है कि मुझे एक आउटिंग रिजॉर्ट के बारे में पता है, हम वहाँ पर इकट्ठे चलते हैं, तुम अपने दोस्त भी ला सकते हो, वहाँ पर तुम बिशिंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना। जांग कहता है कि ये सही नहीं रहेगा। ये इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद ये तीनों छायों का नया क्लब देखने के लिए जब आते हैं तो जांग इन सब को उसी आउटिंग रिजॉर्ट पर चलने के लिए कहता है। छायों तो इसके लिए फौरन मान जाता है, लेकिन गाओगी इसको साइड पर लेकर चली जाती है। बिशिंग जांग से कहती है कि तुम अचानक कैंपिंग के लिए क्यों जाना चाहते हो। इतने में जांग को मेजी की कॉल आ जाती है और बिशिंग जांग से इसका फोन लेकर कॉल अटेंड कर लेती है। मेजी इससे कैंपिंग के लिए जाने के बारे में ही पूछ रहा होता है। बिशिंग को मेजी की वजह से गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि वो जगह दूर है, अगर वहाँ पर कोई खतरा हुआ तो इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। जांग कहते कि कुछ भी नहीं होगा, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। मेजी ये बैंड अपने साथ ले आया होता है। इतने में ही बिशिंग मेजी के पास आती है और इसे कहने लगती है कि तुम जांग से दूर रहो, तुम्हें उसका फ्यूचर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेजी कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ये कह रही हो। बिशिंग जांग की यही टी शर्ट इसको दिखाने लगती है। तो मेजी को याद आता है कि जब ये हेयर डाई करवाने के लिए गया होता है तो जांग इसके पास आता है और हेयर डाई इसको दिखाते हुए गलती से मेजी से ये रेड कलर इसकी शर्ट पर गिर जाता है और ये यहाँ पर जांग की शर्ट को वॉश करने के लिए लेकर आया होता है। मेजी
मेजी बिशिंग से कहता है कि आखिर तुम मुझे समझती क्या हो। बिशिंग कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम किस तरह के इंसान हो, आखिर तुम जांग के दोस्त हो भी कैसे सकते हो। ये बात सुनकर मेजी हर्ट हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं उसकी दोस्ती डिजर्व नहीं करता हूँ और शर्ट पर ब्लड ही है, असल में मैं शुरू से ही जांग को मारना चाहता हूँ। ये कहकर मेजी जब जाने लगता है तो उसकी पॉकेट से ये बैंड नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर बिशिंग को याद आता है कि इसकी मॉम जब जांग के लाइट हाउस से गिरने की न्यूज उसको बता रही होती है तो ये भी बताती है कि उस लड़की के सामान से एक पिंक रैबिट हेयर बैंड भी मिला था। ये याद आते ही बिशिंग अपने आप से कहती है कि मेजी ही किलर है। इतने में ही मेजी के गैंग से एक दूसरा गैंग लड़ने के लिए आ जाता है। बिशिंग भी मेजी को लड़ते हुए देख रही होती है और जब मेजी एक लड़के को मार रहा होता है तो इसके बैग को देखकर बिशिंग को वही वीडियो याद आ जाती है जिसमें जांग को कोई रेड बालों वाला मार रहा होता है। ये सब देखकर बिशिंग बहुत ज्यादा डर जाती है। बिशिंग यहाँ पर कॉल करके पुलिस को बुला लेती है और पुलिस मेजी और बाकी सब लोगों को पकड़ कर ले जाती है। अब चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं जिसमें जांग और बिशिंग कैंपिंग साइट पर आ जाते हैं। जांग कहता है कि शायद मेजी इस सबक से कुछ सीख पाए। बिशिंग कहती है कि जब मेजी बाहर आएगा तो हमारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पहले से डिफरेंट इंसान बन के बाहर आए। अब बिशिंग जांग को न्यू ईयर विश करती है। जांग कोई जवाब नहीं देता तो बिशिंग कहती कि क्या तुम मुझे न्यू ईयर विश नहीं करोगे। जांग बिशिंग को कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम खुश रहो। बिशिंग कहती है कि बस इतना ही कहोगे। तो जांग कहता है कि खुश रहना भी आसान नहीं है। अब जब ये चारों डिनर कर रहे होते हैं तो काओगी इन दोनों के कपड़ों को पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों ने जानबूझकर अपने कपड़ों में कलर्स की मैचिंग की है। ये दोनों इस बात का कोई जवाब नहीं देते तो काओगी सांग से कहती कि क्या तुम कुछ नहीं कहोगे। तो सांग कहता है कि पर्पल कलर अच्छा है। काओगी कहती कि तुम बहुत ही डम हो और ये बिशिंग को अपने साथ यहाँ से लेकर चली जाती है। साइड पर आकर काओगी बिशिंग से पूछती है कि तुम जांग के बारे में क्या सोचती हो। तो बिशिंग कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं। काओगी कहती है कि जांग हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, इसके बावजूद वो सिर्फ पढ़ाई में तुम्हारी ही मदद करता है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। ये सुनकर बिशिंग जांग को देखने लगती है और जांग को एक अननोन नंबर से मैसेज आया होता है कि मुझे मेजी ने कहा था कि रैबिट हेयर बैंड मैं तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ दूं, क्या वो तुम्हें मिल गया है। ये मैसेज पढ़कर जांग को मेजी की कही हुई बात याद आती है कि इसने जांग से कहा था कि तुम अगर उसको नहीं बता पा रहे तो उसी से पूछ लो कि वो क्या फील करती है। अब बिशिंग जांग के पास आकर कहने लगती है कि गाओगी ने मुझे बताया है कि तुमने मेरी वजह से पेपर चुराने की कोशिश की थी, क्या ये सच है। तो जांग कहता है कि नहीं। बिशिंग कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी कि तुम भला मेरे लिए क्यों करोगे। जांग बिशिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। इससे पहले कि बिशिंग इस बात का जवाब दे पाती गाओगी और चोयोंग इन दोनों को फायरवर्क्स के लिए बुला लेते हैं। अब ये लोग जब फायरवर्क्स के लिए साथ खड़े होते हैं तो बिशिंग जांग के हाथ में वही हेयर बैंड दिखती है जिसको देखकर बिशिंग डर जाती है। अब बिशिंग जांग से कहती है कि तुम्हें ये हेयर बैंड कहाँ से मिला। तो जांग कहता है कि ये किसी के लिए गिफ्ट है। बिशिंग पूछती है कि वो कौन है। जांग कहता है कि कोई है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जांग घर आ जाता है और आज उसके डैड भी वापस आ गए होते हैं। जांग अपने डैड से पूछता है कि आप अचानक घर वापस आ गए। तो उसके डैड कहते हैं कि न्यू ईयर है इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये जांग को बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की रिसर्च खत्म नहीं हुई इसलिए उनको वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। जांग अपने डैड से कहता है कि आप रेस्ट कर लेंगे, कहकर ये अपने रूम में चला जाता है। घर पर आकर बिशिंग सोचने लगती है कि क्या इस हेयर बैंड का जांग की डेथ से कोई कनेक्शन है। तो जल्दी मालूम करना होगा कि आखिर ये कहानी है क्या। अगली सुबह बिशिंग जांग के घर पर उससे मिलने के लिए आती है तो दरवाजा इसके डैड खोलते हैं जिनको देखकर बिशिंग कहती है कि शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। तो जांग के डैड कहते हैं कि नहीं, तुम सही जगह पर आई हो। अब जांग के डैड ने बिशिंग के लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर लिया होता है। जांग के डैड बताने लगते हैं कि जब ये छोटा था तो ये लड़की की तरह दिखा करता था तो इसकी मॉम अक्सर इसके लिए हेयर बैंड खरीदा करती थी। जांग तो अपने डैड को चुप करने के लिए कह रहा होता है। बिशिंग जैसे ही हेयर बैंड का नाम सुनती है तो ये जांग के डैड से पूछती है कि क्या जांग की मॉम अक्सर इसके लिए बचपन में हेयर बैंड खरीदा करती थी। तो जांग के डैड कहते हैं कि हाँ, और वो भी बहुत सारे कलर्स में। ये सुनकर बिशिंग कहती है कि ये हेयर बैंड जरूर जांग को इसकी मॉम ने दिया होगा। अब जांग के डैड को कॉल आ जाती है जिसको सुनने के बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। बिशिंग जांग से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो यहाँ पर होते नहीं हैं, तुम यकीनन अकेला फील करते होगे तो क्यों ना तुम खाना खाने के लिए मेरे घर चलो। जांग कहते हैं कि मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। बिशिंग कहती है कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतने में जांग की नजर बबल गन पर पड़ती है। जांग इससे पूछता है कि तुम ये क्यों लेकर आई। बिशिंग कहती है कि मैंने सोचा कि तुम छुट्टियों में बोर हो जाओगे इसीलिए क्यों ना हम इसके साथ एंजॉय करते हैं। बिशिंग इसको यूज करने लगती है तो जांग कहता है कि मैं तुम्हें इसे बेहतर बना कर दूंगा। अब जांग बिशिंग को रस्सी की मदद से बबल्स का पैटर्न बना कर दे देता है जिसकी मदद से ये लोग एक ही बार में कई ज्यादा बबल्स फुला पा रहे होते हैं। ये दोनों इसी तरह काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं।
हैं। अब बेशिंग जांग के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट खरीद रही होती है कि यहाँ पर छायांग भी आ जाता है। बेशिंग इसको एक किचन दिखा के कहने लगती है कि क्या ये प्यारी है ना। तो छायांग कहते हैं कि अगर तुम ये मुझे दोगी तो फिर जरूर प्यारी है। तो बेशिंग कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जांग के लिए गिफ्ट के तौर पर ले रही हूँ। इतने में बेशिंग की नजर जांग के डैड पर पड़ती है। बेशिंग कहती है कि मुझे जाकर उनको हेलो बोलना चाहिए, लेकिन साथ ही बेशिंग देखती है कि जांग के डैड एक लेडी के साथ होते हैं। बेशिंग कहने लगती है लेकिन जांग की मॉम तो चाइना वापिस ही नहीं आई। अब इस लेडी के हाथ में एक स्टफ टॉय होता है जो कि जांग के डैड से पूछ रही होती है कि क्या ये जांग को पसंद आएगा। तो वो कहने लगते हैं कि अगर ये तुम्हें पसंद है तो जांग को भी जरूर पसंद आएगा। अब जांग के डैड से बाथरूम चले जाते हैं तो बेशिंग इस लेडी के पास आती है और इसने जो हाथ में स्टफ टॉय पकड़ा होता है बेशिंग उसको पकड़ लेती है। बेशिंग उससे में कहती है कि मैं ये सारे स्टफ टॉय खरीद रही हूँ। अब बेशिंग और छायांग इतने सारे स्टफ टॉयज के साथ बाहर आ गए होते हैं। बेशिंग कहने लगती है कि सारे मर्द इस तरह के क्यों होते हैं। जांग के डैड की फैमिली उसके बावजूद वो अपनी वाइफ पर चीट कर रहे हैं। छायांग कहता है कि मेरी तो फैमिली नहीं, इसलिए मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। बेशिंग कहती है कि मुझे जांग की मदद करनी होगी। ये छायांग से कहती है कि तुम्हें इनका पीछा करना होगा। छायांग कहता है कि हम इन टॉयज का क्या करेंगे। तो बेशिंग कहती है कि तुम इनको वापस करवा दो और इन टॉयज में से बेशिंग जांग का गिफ्ट निकाल लेती है। इसके बाद बेशिंग जांग को जबरदस्ती अपने घर पर लेकर आ रही होती है। जांग इसके घर नहीं जाना चाह रहा होता, लेकिन बेशिंग इसको जबरदस्ती अपने घर ले आती है। अब जांग बेशिंग के पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। श्रिम्प्स थोड़े से सॉल्टी बन गए होते हैं, जिस बात को लेकर बेशिंग की मॉम और डैड के दरमियान फिर से बहस शुरू हो जाती है। इसलिए बेशिंग जांग को अपने रूम में ले आती है। अब बेशिंग जांग को अपने बचपन की फोटोज दिखाने लगती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बच्चा रो रहा होता है, लेकिन अपीयरेंस वाइज ये लड़की दिखाई दे रही होती है और बेशिंग का गेटअप लड़कों वाला होता है। बेशिंग जांग को बचपन में कहती है कि तुम रो नहीं, मैं तुम्हें एक जगह पर एनिमल्स दिखाने के लिए लेकर चलती हूँ। ये सुनकर जांग मुस्कुराता है। बेशिंग कहने लगती है कि अपने बचपन में मैं बिल्कुल लड़के की तरह दिखाई देती थी। बेशिंग जांग को अपने बचपन के किस्से सुना रही होती है और जांग इसी फोटो को देखे जा रहा होता है। फिर ये दोनों वॉक करने के लिए आ जाते हैं। जांग बेशिंग से कहते हैं कि तुम अचानक मुझे अपने घर पर डिनर के लिए क्यों ले गई। बेशिंग कहती है कि मैंने सोचा कि अगर आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी तो तुम मेरी फैमिली से फेमिलियर हो जाओगे और फिर तुम डिनर के लिए मेरे घर पर आ सकते हो और इस तरह से तुम्हें मजीद अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। जांग बेशिंग की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ छायांग बेशिंग के कहने पर जांग के डैड और इस लेडी पर नजर रख रहा होता है। अब बेशिंग छायांग के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, कहती है कि आप इनकी फैमिली बर्बाद नहीं करें और इतने में इसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर जांग भी बैठा होता है। छायांग तो ये देखते ही चला जाता है और ये लेडी जांग की मॉम होती है। बेशिंग तो ये सुनते ही बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। ये जांग से कहने लगती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्या तुम इस सरप्राइज से खुश हुए हो। तो जांग कहता है कि हाँ। जांग की मॉम अब इसको न्यू ईयर गिफ्ट देती है जो कि स्टफ्ड एनिमल होता है। कहने लगती है कि तुम्हें हमेशा से स्टफ्ड एनिमल्स बहुत पसंद है ना। तो जांग बेशिंग के सामने एम्बैरेस दिखाई दे रहा होता है। कहने लगता है कि मॉम मैंने कब कहा कि मुझे स्टफ्ड एनिमल्स पसंद हैं। घर वापस आने के बाद जांग की मॉम इसको एक एप्लीकेशन फॉर्म देती है। तो जांग कहता है कि ये क्या है। जांग की मॉम कहती है कि हमारी एसोसिएशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, तुम इसको फिल करने के बाद ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। जांग कहता है कि फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का क्या होगा। जांग की मॉम कहती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने सोचा है कि तुम्हारे ड्रीम का पूरा होना ज्यादा जरूरी है। अगले दिन स्कूल में गाओगी के डैड जांग से कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी, तुम्हारी ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एग्जाम देने के बाद ही अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना चाहिए। बेशिंग ने भी ये सब बातें सुन ली होती हैं। क्लास में आकर जांग बेशिंग से पूछता है कि अब्रॉड जाकर तुम वेटनरी डॉक्टर बनने के बारे में क्या सोचती हो। ये सुनते ही बेशिंग को याद आता है कि कल जब जांग ने कहा था कि मुझे स्टफ टॉय नहीं पसंद, तो इसकी मॉम ने आगे से कहा था अगर मैं कह रही हूँ तुम्हें पसंद है तो तुम्हें पसंद है। और गाओगी के डैड भी जांग से यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं बदली, वो यही चाहती है कि तुम वेटनरी डॉक्टर बन के इमरजेंसी फोर्स ज्वाइन कर लो। बेशिंग कहती है कि ये जॉब बहुत ही थका देने वाली है, इसीलिए तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस करनी चाहिए। ये कहकर बेशिंग जांग को वही कीचेन गिफ्ट करते हुए कहती है कि ये तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट है। जांग जब स्कूल के बाद घर वापस जा रहा होता है तो ये बहुत ही अपसेट दिखाई दे रहा होता है। घर पर आकर जांग जब इस फॉर्म को फिल कर रहा होता है तो इसको याद आता है कि बचपन में जांग ने एक कैट को बचाया होता है। तो बेशिंग इससे कहती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बड़े होकर वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। जांग कहता है कि मैं वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को इस बारे में बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे। तो बेशिंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जांग कहते क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिसमें आपको छोटे जानवरों को बचाने के लिए पूरी दुनिया में ट्रेवल करना पड़ता है। बेशिंग कहती है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो।
अगले दिन स्कूल में पहला मॉक टेस्ट होता है। टेस्ट के दौरान बेशिंग जांग को अपसेट देखकर परेशान दिखाई दे रही होती है। बेशिंग और चायांग टेस्ट का रिजल्ट देख रहे होते हैं और जांग की इस टेस्ट में पोजीशन 10 आई होती है। बेशिंग जांग के लिए परेशान होती है, इसलिए ये स्कूल खत्म होने के बाद जांग के घर आ जाती। यहाँ पर इसकी मुलाकात जांग की मॉम से होती है। तो बेशिंग जांग की मॉम से कहती है कि जांग आजकल बहुत प्रेशर में है, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको आपकी डिमांड्स पूरी करनी चाहिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी आप यहाँ पर बहुत कम होती, इसलिए आप उसको अच्छे से नहीं जानती, तो आप अपनी मर्जी उस पर इम्पोज मत करें। जांग की मॉम कहती है कि तुम ठीक कह रही, मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो एक वेट डॉक्टर ही बनना चाहता है। अब जांग की मॉम बेशिंग को बताने लगती है कि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं बचपन में अक्सर जांग को लड़कियों की तरह तैयार कर दिया करती थी। लेकिन एक दिन जांग मेरे पास आया, उसने कहा कि वो अब से लड़कियों जैसे ड्रेसिंग नहीं करेगा और उस दिन मुझे उसने ये भी बताया था कि वो एक वेट डॉक्टर बनना चाहता है। ये बेशिंग को जांग की बचपन की पिक्चर दिखाती है। बेशिंग को ये पिक्चर देखने के बाद याद आ जाता है कि बचपन में बेशिंग की मुलाकात जिस छोटी बच्ची से हुई थी, असल में वो जांग था और बचपन में जांग ने बेशिंग को यही रैबिट वाला हेयर बैंड भी गिफ्ट किया होता है। घर पर आकर बेशिंग अपना पुराना सामान ढूंढने लगती है, तो इसकी मॉम इसको एक बॉक्स देती है जिसके अंदर बेशिंग की बचपन में जांग के साथ एक ग्रुप फोटो होती है और इस बॉक्स के अंदर वो हेयर बैंड भी मौजूद होता है। अब बेशिंग जांग को मैसेज करती कि तुम मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर तुम अब्रॉड जाकर अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अगले दिन बेशिंग के पास स्कूल में चायांग आता है और इसको बताने लगता है कि हमारे स्कूल से कोई अब्रॉड जा रहा है और सारा प्रोसीजर भी फिनिश हो गया है। ये सुनते ही बेशिंग जांग के घर पर आ जाती है। बेशिंग जांग के घर का दरवाजा नॉक करने लगती है और कुछ देर बाद जांग घर से बाहर आ जाता है। जांग की तबीयत खराब होती, इसी वजह से ये स्कूल नहीं आया होता। बेशिंग इसको देख कर कहती है कि तो तुम नहीं गए। बेशिंग अब जांग के साथ इसके घर के अंदर आ जाती है और ये जांग से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? तो जांग कहता है कि वो दोनों वापस चले गए हैं। बेशिंग अब जांग का फोन देखने लगती है जिस पर इसने इसकी दी हुई कीचेन लगा ली होती है। बेशिंग जांग से कहती है कि मेरा तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? तो जांग कहता है कि कल मेरा फोन खराब हो गया तो मैंने इसको रिपेयर भी नहीं करवाया। अब बेशिंग की नजर यहाँ पर जांग के एप्लीकेशन फॉर्म पर पड़ती है, तो जांग इस फॉर्म को कवर करने लगता है। बेशिंग इससे पूछती है कि क्या तुम अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहे हो? जांग को खांसी आने लगती है, तो बेशिंग इसको कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर बेशिंग चली जाती है। अगले दिन चायांग बेशिंग को कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, लेकिन तुम ये किसी को भी मत बताना। बेशिंग कहती है कि ठीक है। चायांग कहता है कि तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें एक स्काउट के बारे में बताया था? बेशिंग कहती है कि हाँ। चायांग कहता है कि मुझे कल स्काउट की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया कि मैंने क्रॉस टॉक टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए मैं डायरेक्टली ही स्टडी करने के लिए जा सकता हूँ। बेशिंग हैरानगी से कहने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे। चायांग कहता है कि तुम अपनी आवाज आहिस्ता रखो। इतने में अब गाओगी आकर कहने लगती है कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे। तो चायांग कहता है कि मुझे स्काउट से ऑफर मिल गई है, इसीलिए मैं अपना सपना पूरा करूंगा। गाओगी कहती है कि मुझे तो वो आदमी रिलायबल नहीं लग रहा, मैं तो तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती। ये कहकर गाओगी चायांग के स्नैक्स लेकर यहाँ से चली जाती है। चायांग बेशिंग से कहता है कि वैसे तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने कैंडिडेट नंबर प्रिंट करवा लिया है। बेशिंग जब इसका कैंडिडेट नंबर देखती है तो उसको याद आता है कि कैंडिडेट नंबर 1 किसी भी एग्जाम में इसको नजर नहीं आया था, क्योंकि वो चायांग होता है। और इसको याद आता है कि जब ये फ्यूचर में तेंगतेंग से बात कर रही होती है तो ये बेशिंग को बताती है कि चायांग अब एक बहुत फेमस क्रॉस टॉक एक्टर है जो अक्सर वर्ल्ड टूर्स पर ही रहता है। ये याद आते ही बेशिंग चायांग से कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखकर अपने सपने को पूरा करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत मशहूर क्रॉस टॉक एक्टर बन जाओगे, वो भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिए बगैर। चायांग कहता है कि तुम वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आज जांग और बेशिंग वीकेंड स्पेंड करने के लिए जू आते हैं, तो बेशिंग जांग को इनके बचपन की तस्वीर दिखाती है। ये देखकर जांग कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें भूल गया है। तो बेशिंग कहती है कि मुझे अभी याद आया है। ये जांग से कहती है कि उस दिन मैंने तुमसे वो सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें बाहर जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, लेकिन अगर ये तुम्हारे बचपन का सपना है तो मैं तुम्हें इसके लिए सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर जांग को बहुत अच्छा लगता है और बचपन में भी बेशिंग ने जांग से बिल्कुल यही सब कुछ कहा होता है। जांग कहता है कि मैं जो भी करूंगा तो मुझे हमेशा सपोर्ट करोगी ना? बेशिंग कहती है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगी। अब बेशिंग जू की टिकट्स खरीदने के लिए जब आती है तो ये लड़की कहने लगती है कि तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या तुम पहली दफा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जू विजिट करने के लिए आई हो? बेशिंग बॉयफ्रेंड का शब्द सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है, तो ये कहने लगती है कि वो लड़का जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये सुनते ही बेशिंग पीछे मुड़कर जांग को देखने लगती है। जांग को देखते हुए बेशिंग को उस आदमी की कही
हुई बातें याद आती हैं और साथ ही बिशिंग याद करने लगती है कि जब से ये पास्ट में वापस आई है तब से हमेशा ही ज़ांग ने इसकी मदद की है। बिशिंग ज़ांग को देखते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। यहाँ पर ज़ांग और बिशिंग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जू में वॉक करते हुए जब ये दोनों शेर के पिंजरे के पास आते हैं तो शेर की आवाज सुनकर बिशिंग डर जाती है। बिशिंग को डरता हुआ देखकर ज़ांग बिशिंग को हक कर लेता है, जिसके कारण ये दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। अब यहाँ से वापस जाते हुए बिशिंग बार बार मुड़कर ज़ांग को देख रही होती तो ज़ांग इसको कहता है कि तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो। बिशिंग कहती है कि तुम नहीं समझोगे, क्योंकि बिशिंग को सादमे की कही हुई बात समझ आ गई होती है कि तुम्हें पीछे देखने पर अपनी दुनिया दिखाई देगी। बिशिंग ज़ांग से पूछती है कि क्या तुम इन्हीं दिनों में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दोगे। तो ज़ांग कहता है कि अगर मैं अब्रॉड चला गया तो वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा अब्रॉड जाना इतना भी जरूरी नहीं है। बिशिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि अभी हमें सेपरेशन बहुत हार्ड लग रही है, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें सेपरेशन एक बहुत ही नॉर्मल चीज लगेगी। ज़ांग कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता हूँ। बिशिंग ज़ांग से कहती है कि किसने कहा कि अगर आप साथ ना हो तो दोस्ती खत्म हो जाती है। हम फोन पर बात कर सकते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ सालों बाद हम लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल भी कर सकेंगे। बिशिंग ज़ांग से पूछती है कि असेसमेंट कब है। तो ज़ांग कहता है कि अप्रैल में और उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे जाना होगा। बिशिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फायरवर्क पार्टी पर जाना चाहती हूँ, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके बाद बिशिंग जू के हेड के पास आती है और फायरवर्क पार्टी का पूरा प्लान इसको दिखाती है। ये कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना इतना भी आसान नहीं है। बिशिंग कहती है कि मेरा एक दोस्त ये शहर छोड़कर जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके जाने से पहले मैं उसके लिए कुछ मेमोरेबल कर सकूं। ये सुनकर ये मान जाता है। अब बिशिंग गेमिंग सेंटर आ जाती है और यहाँ पर ज़ेनियो भी होता है। ज़ेनियो बिशिंग को देख लेता है। बिशिंग को देखने के बाद ज़ेनियो कहने लगता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम नहीं देने वाला हूँ। बिशिंग ज़ेनियो के पास आकर कहने लगती है कि अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे तो क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। ज़ेनियो कहता है कि मैंने कुछ भी सोचा हो ये तुम्हारा मसला नहीं है। बिशिंग इसको कहती है कि तुम्हें अचानक से तो कोई आइडिया नहीं आ जाएगा ना। ये ज़ेनियो से इसी बार में पूछ रही होती, लेकिन ज़ेनियो इसको इग्नोर कर रहा होता है। बिशिंग इसको कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या तुम प्रिटेंड कर रहे हो। तो ज़ेनियो इसको कहता है कि क्यों तुम्हें परेशानी हो रही है। ज़ेनियो ये सब कुछ जानबूझकर बिशिंग के टेंशन हासिल करने के लिए कर रहा होता है। ज़ेनियो बिशिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर गेम खेलने के लिए आई हो। तो बिशिंग कहती है कि हाँ। ज़ेनियो कहता है कि क्या उसने तुम्हें यूनिफॉर्म में देखने के बाद भी कार्ड दे दिया। तो बिशिंग कहती है कि नहीं। अब ज़ेनियो बिशिंग के लिए अपने दोस्त को यहाँ से भेज देता है। अब बिशिंग यहाँ पर बैठकर फायरवर्क इवेंट के बारे में ही प्लान बनाने लगती है। रात हो गई होती, बिशिंग अभी तक स्कूल वापस नहीं आई होती। तो ज़ांग इसको कॉल करके पूछता है कि तुम कब वापस आओगे। तो बिशिंग इसको कहती है कि मुझे अभी काम है, तो अगर टीचर आए तो तुम मेरे लिए कवर कर लेना। इतने में ही ज़ेनियो बिशिंग से नूडल्स के बारे में पूछ रहा होता है। जैसे ही ज़ांग ज़ेनियो की आवाज सुनता है तो ये जेलस हो जाता है। अगले दिन ज़ांग जब लाइब्रेरी में बिशिंग को पढ़ा रहा होता है तो बिशिंग को यहाँ पर नींद आ रही होती है। ये देखकर ज़ांग कहता है कि तुम आजकल किस चीज को लेकर बिजी हो, तुम क्लासेस भी स्किप करती हो और अब तुम्हें यहाँ पर नींद आ रही है। तो बिशिंग कहती है कि मैं कहीं पर भी बिजी नहीं हूँ। ज़ांग कहता है कि अप्रैल आ चुका है, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मुझे डर है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। बिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, एंट्रेंस एग्जाम में मैं सबको हैरान करने वाली हूँ। अब बिशिंग को यहाँ पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद ये जू के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछ रही होती है कि हम यहाँ पर फायरवर्क इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे। तो कोई भी इस इवेंट में आने के लिए तैयार नहीं होता। इसी बात को लेकर बिशिंग परेशान होती है और इतने में यहाँ पर ज़ेनियो आ जाता है। ज़ेनियो बिशिंग से कहता है कि इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अब ज़ेनियो ये क्वेश्चनर लेकर लोगों के पास जाता है तो फौरन ही दो लड़कियाँ ये फिल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब ज़ांग घर पर अपने एडमिशन फॉर्म को ही देख रहा होता है कि इतने में गाओगी इसके लिए खाना लेकर आ जाती है। गाओगी इसके फॉर्म को देखने लगती है, कहती है कि तुम्हारी असेसमेंट तो अप्रैल में थी ना, तो डेट आगे बढ़कर जून में कैसे चली गई है। ज़ांग कहते हैं कि मुझे प्रिपरेशंस के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। गाओगी कहती कि मैं समझती हूँ कि तुम ऐसा बिशिंग के लिए कर रहे हो। ये कहने लगती है कि मैंने पहली दफा तुम्हें किसी इंसान के लिए इतनी केयर करते हुए देखा है। अब ज़ेनियो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने में बिशिंग की बहुत मदद कर रहा होता है और आज ज़ांग इन दोनों को साथ में देख लेता है। इतने में बिशिंग को ज़ांग की कॉल आती है, जिससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो बिशिंग कहती है कि मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ। बिशिंग यही कह रही होती है कि सामने से ज़ांग यहाँ पर आ जाता है। बिशिंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ज़ांग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एंट्रेंस एग्जाम में कितने दिन बाकी रह गए हैं। बिशिंग कहती है कि मैं कल से स्टडीज में बहुत मेहनत करूंगी। ज़ांग बिशिंग को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन ज़ेनियो उसको रोकते हुए कहता है कि तुम इसको फोर्स क्यों कर रहे हो, वो जो भी करना चाहती
चाहती तुम उसको करने दो। बिशिंग भी बस कहती है कि मुझे आज का दिन यहाँ पर रहना है। ये सुनकर सांग को अच्छा नहीं लगता और ज़ेन्यू को देखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ इसकी खातिर मुझसे झूठ बोल रही थी। ये कहकर सांग जाने लगता है तो बिशिंग कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम एक फायरवर्क्स इवेंट एंजॉय कर सको। ये सुनकर सांग बहुत हैरान होता है। बिशिंग भी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिशिंग जब स्कूल आती है तो ये सांग को इग्नोर करके क्लास में चली जाती है। चायांग भी देख लेता है कि बिशिंग और सांग में शायद कुछ झगड़ा हो गया है। इसके बाद रात में चायांग सांग को अपने साथ समंदर किनारे लेकर आता है। यहाँ पे बिशिंग पहले से ही मौजूद होती है। चायांग कहने लगता है कि ये सीन किसी भी फायरवर्क पार्टी से ज्यादा सुंदर है। चायांग कहता है कि मेरी तरफ से तुम इसको गिफ्ट समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूँ, बाकी तुम्हें खुद ही करना होगा। ये कहकर चायांग चला जाता है। सांग कहता है कि उस दिन मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था, इसलिए मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बिशिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से ही परेशान थे, मुझे भी तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे डर है कि मैं तुम्हें फायरवर्क पार्टी नहीं दिखा सकूंगी। सांग कहता है कि कोई बात नहीं। अब जब ये दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं तो सांग बिशिंग को बताता है कि मेरी असेसमेंट अब जून में है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और टाइम गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर बिशिंग को बहुत खुशी होती है। बिशिंग कहती है कि तुम और चायांग एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे क्योंकि तुम लोग जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहती हूँ। सांग कहता है कि ये कोई डरने की बात नहीं है कि तुम्हें अभी नहीं मालूम कि तुम क्या करना चाहती हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ती जाओगी तुम्हें एक दिन जरूर मालूम हो जाएगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए है। अब चायांग इनके पास आता है और सांग से कहता है कि मिस्टर गाओ ने मुझे गलत कैंडिडेट नंबर दे दिया था, ये तुम्हारा है। बिशिंग जबकि देखती है तो कैंडिडेट नंबर 1 सांग होता है। बिशिंग ये देखकर डर जाती है कि सांग ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था और साथ ही इसको वो मैसेज याद आने लगता है जिसमें सांग के सुसाइड करने की न्यूज होती है। आज गाओगी आर्ट एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो देने के लिए जा रही होती है। क्लास में बिशिंग सांग से पूछती है कि तुम्हारी असेसमेंट का रिजल्ट कब आएगा, तो सांग कहता है कि जिस दिन हमारा एग्जाम है उस दिन आएगा। बिशिंग परेशान दिखाई दे रही होती है। सांग से कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पास हो जाओगे। सांग कहता है कि ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने सुना है कि इस साल का एग्जाम ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। बिशिंग अब यही सोच रही होती है कि अगर सांग ने टेस्ट पास नहीं किया तो क्या ये सुसाइड कर लेगा। स्कूल के बाद बिशिंग सांग के साथ पेट क्लिनिक आती है। सांग अंदर चला जाता है। बिशिंग बाहर बैठकर इसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पे बिशिंग को सांग का मैसेज आता है जो कि इसको कहता है कि बीजिंग में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ज़ेन्यू ने फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट पास कर लिया होता है। इतने में बिशिंग को ज़ेन्यू की कॉल आ जाती है और यहाँ पर इसके कोच ज़ेन्यू की तारीफ कर रहे होते हैं तो ज़ेन्यू जानबूझकर बिशिंग को अपनी तारीफ सुनाता है। ज़ेन्यू कहते कि मुझे यकीन है कि तुम बी यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जरूर आओगी। बिशिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बीजिंग नहीं जाऊंगी। ये कहकर बिशिंग गुस्से में कॉल बंद कर देती है। अब सांग क्लिनिक से बाहर भागता हुआ आता है क्योंकि इसको वोमिट आ रही होती है। बिशिंग इससे कहती कि क्या तुम ठीक हो, तो सांग कहता है कि हाँ, बस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थोड़ी सी मुश्किल है। अब जब ये दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो बिशिंग सांग से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि मैं सेल्फिश बन रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे जाने के दिन करीब आ रहे हैं तो मुझे ये डर लग रहा है कि हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होगी, इसलिए तुम प्लीज अफ्रीका मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ बीजिंग में यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। सांग ये सब कुछ सुनकर हैरान होता है। सांग बिशिंग से कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, तो बिशिंग कहती है कि हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। सांग बिशिंग को रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर खुश दिखाई दे रहा होता है और ये बिशिंग की बात मान जाता है। बिशिंग ने मुस्कुराने लगती है कि सांग मान गया है। अब सांग बिशिंग को अपना एप्लीकेशन फॉर्म देता है कि वो इसको फाड़ दे, लेकिन बिशिंग इसको कहती है कि ये काम तुम खुद करो। सांग बिशिंग को फोर्स करता है तो बिशिंग बेंच पे खड़े होकर सांग का एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ कर इसके पीसेस हवा में उछाल देती है, लेकिन बिशिंग ने सांग की फोटो को नहीं फाड़ा होता। ये जब सांग को ये दिखा रही होती है तो सांग इसको देखकर हंसने लगता है। घर पर आकर जब बिशिंग पढ़ रही होती है तो ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के आंसर्स वाली नोटबुक निकालती है। सांग ने बिशिंग से कहा होता है कि तुम शॉर्टकट्स लेने के बजाय मेहनत करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात याद आते ही बिशिंग इन आंसर्स को फाड़ देती है और अगले दिन से सांग और बिशिंग एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आज बिशिंग का थर्ड मॉक टेस्ट होता है और बिशिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि इस टेस्ट में सारे वही सवाल पूछे गए हैं जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में इस साल पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद इस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। बिशिंग की फर्स्ट पोजीशन आई होती है और सांग की सेकंड। यही देखकर बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब ज़ेन्यू बिशिंग के पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हारा फोन खराब हो गया है, जब भी मैं कॉल करता हूँ तो तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा होता है। बिशिंग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। ज़ेन्यू कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम यूनिवर्सिटी में जाके अपने रिलेशनशिप के बारे में
में सबको बता देंगे। बिशिंग कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, हम दोनों सिर्फ क्लासमेट्स हैं। ये सुनकर सैनी को झटका लगता है और इसे पूछने लगता है कि फिर तुम मेरे नया एग्जाम देने पर परेशान क्यों हो रही थी। बिशिंग कहती कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो। अब तेंग तेंग बिशिंग को इसके इंचार्ज के पास ले आती है और कहने लगती है कि बिशिंग ने इस एग्जाम में चीटिंग की है क्योंकि खुद से इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकती। इतने में ही ज़ांग नोटबुक्स टीचर को देने के लिए आता है तो ये टीचर से कहता है कि मैं बिशिंग के पीछे बैठा था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि बिशिंग ने चीटिंग नहीं की है। बिशिंग के टीचर भी इसकी बात का यकीन कर लेते हैं और इसको जाने देते हैं। क्लास में वापस आकर बिशिंग ज़ांग को थैंक्स बोलती है कि तुमने टीचर के सामने मेरी साइड ली। ज़ांग कहता है कि मैं तो सिर्फ सच बता रहा था और इसको कंग्रेचुलेट करता है कि तुमने इस दफा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिशिंग कहती है कि तुम यकीन करो या ना करो ये कुछ कहने वाली होती है तो ज़ांग कहता है कि तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा। बिशिंग ज़ांग से कहती है कि बहुत टाइम पहले मैंने इस एग्जाम पेपर को देखा था, इसलिए मुझे इसके सारे आंसर्स याद थे, वरना कभी भी मेरी फर्स्ट पोजीशन नहीं आती। ये सुनते ही ज़ांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें फिर एग्जाम के लिए और तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर गाओगी भी वापस आ जाती है जिसको देखकर ये दोनों ही हैरान होते हैं। अब ये तीनों बस में जा रहे होते हैं तो बिशिंग गाओगी से पूछती कि तुम्हें कैसे मालूम कि चायोंग को किसी ने कैद कर लिया है। गाओगी कहती है कि मुझे चायोंग की कॉल आई थी, वो मुझे फोन पर सिस्टर कह रहा था और मुझसे पैसे भी मांग रहा था बोरो करने के लिए। गाओगी ये वॉइस मैसेज इन दोनों को भी सुनाती है जिसमें चायोंग ये कह रहा होता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, इसलिए तुम लोग ये पैसे स्टार अकेडमी पहुंचा देना। बिशिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए वहाँ पर जाकर। तो गाओगी कहती है कि नहीं, मैं चायोंग की सिस्टर बनने की एक्टिंग करूंगी और देखते हैं कि आगे क्या होगा। बिशिंग ज़ांग से कहती है कि मैं और गाओगी अंदर जाएंगे, अगर हम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो तुम गाओगी के डैड या पुलिस को कॉल कर देना। दूसरी तरफ चायोंग क्रोस्टाक अकेडमी में क्लास ले रहा होता है। अब बिशिंग और गाओगी चायोंग से मिलने के लिए अकेडमी आ जाती हैं और चायोंग के साथ इसका कोच भी बैठा होता है। गाओगी यहाँ पर कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर इसको स्टार नहीं बनाने वाले, बल्कि आप लोग सिर्फ इस तरह के लोगों से पैसे कमा रहे हैं। ये कहकर गाओगी चायोंग को अपने साथ आने के लिए कहती है। ये तीनों बाहर निकलने वाले होते हैं कि यहाँ पर और भी आदमी आ जाते हैं। गाओगी इन आदमियों को देखकर तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गाओगी और चायोंग को इन्होंने साथ में बांध दिया होता है। चायोंग कहते हैं कि मुझे तो ये लगा था कि तुम मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओगे, लेकिन तुम भी मेरे साथ यहाँ पर फंस गई हो। गाओगी कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर आने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। चायोंग कहता है कि मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी मेरी केयर करती हो। गाओगी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चायोंग कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ और गाओगी को थैंक्स कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आई। बिशिंग कहती है कि अब तुम दोनों बस कर दो, तुमने मुझे तो इग्नोर ही कर दिया है, मैं भी तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। चायोंग कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, अगर मुझे अगली जिंदगी मिली तो उसमें भी मैं तुम्हारी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही यहाँ पर चायोंग के पेरेंट्स आ जाते हैं और ज़ांग भी अपने क्लास इंचार्ज के साथ यहाँ पर आ जाता है। ज़ांग जल्दी से आकर बिशिंग की रस्सियों को खोलता है। बिशिंग को ये देखकर बहुत खुशी हो रही होती है कि ज़ांग एक दफा फिर इसको बचाने के लिए आ गया है। इसके बाद ये चारों एक साथ होते हैं तो चायोंग कहता है कि अब मेरे डैड मुझे क्रॉस टॉक परफॉर्म करने की इजाजत नहीं देंगे। बिशिंग कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम बहुत मशहूर हो जाओगे। ये सुनकर चायोंग मुस्कुराने लगता है। बिशिंग कहती है कि तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए हम सब लोग आज 5X देखने के लिए चलते हैं। इसके हाथ में टिकट्स होती हैं इवेंट की। इस इवेंट पर जाने के लिए ये सब मान जाते हैं। रात में ये चारों 5X देखने के लिए आ जाते हैं और 5X को देखते हुए ज़ांग विश करता है कि मैं बिशिंग के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। चायोंग ये विश करता है कि मैं फ्यूचर में एक बहुत मशहूर क्रॉस टॉक मास्टर बनूंगा और गाओगी ये विश करती है कि मैं फ्यूचर में ड्राइंग करती रहना चाहती हूँ। चायोंग बिशिंग से कहता है कि तुमने विश नहीं मांगी। बिशिंग कहती है कि मैं ये विश करती हूँ कि हम सब लोगों की विशेस पूरी हो जाएं। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 2 दिन रह गए होते हैं। बिशिंग पढ़ते हुए सो गई होती है। बिशिंग यहाँ पर सपना देख रही होती है कि ये लाइट हाउस टावर पर आकर ज़ांग का नाम पुकार रही होती है। ये सपना देखने के बाद डर गई होती है और अपने आप से कहती है कि फिर से डरावना वक्त आने वाला है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कुछ चेंज कर पाई हूँ या नहीं। अब ज़ांग बिशिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। बिशिंग कहती है कि हम लोग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास करके साथ में बीजिंग चले जाएंगे ना। ज़ांग कहता है कि हाँ हम चले जाएंगे। इसके बाद बिशिंग जब सोने के लिए लेटती है तो इसको ज़ांग का मैसेज आता है, जिसको देखकर बिशिंग ज़ांग को कॉल कर लेती है। ज़ांग कहता है कि क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? तो बिशिंग कहती है कि हाँ मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि मैं
मैं एग्जाम देकर कब फ्री होंगी। सांग कहता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम लोग पीरियोडिक टेबल रिवाइज कर लेते हैं। बेशिंग पीरियोडिक टेबल रिवाइज करने लगती है, लेकिन एक जगह पर ये फंस जाती है। तो सांग कहता है कि बाकी का मैं रिवाइज करता हूँ, अगर तुम सोना चाहती तो सो जाओ। सांग पीरियोडिक टेबल रिवाइज करने लगता है और बेशिंग इसको सुनते हुए सो जाती है। अगले दिन स्कूल में बेशिंग और सांग जब अपनी ग्रेजुएशन फोटो लेने के लिए जा रहे होते हैं तो सांग बेशिंग से कहता है कि तुम मेरे आगे खड़ी होना। बेशिंग इसके लिए मान जाती है। अब जब ये लोग फोटो लेने के लिए खड़े हो जाते हैं तो गाओगी बेशिंग के साथ अपनी जगह स्विच कर लेती है ताकि सांग के आगे खड़ी हो सके। इनकी ग्रेजुएशन फोटो ले ली जाती है, लेकिन सांग बेशिंग को ही देख रहा होता है, कैमरे को देखने के बजाय। अब बेशिंग के पास गॉगी अपना एडमिशन फॉर्म लेकर आई होती है क्योंकि इसको आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन मिल क्या होता है। ये देखकर बेशिंग इसको कंग्रेचुलेशंस कहती है। गॉगी कहती है लेकिन अभी भी एग्जाम बाकी है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। गॉगी बेशिंग से कहती है कि तुम आजकल काफी परेशान दिखाई दे रही हो। बेशिंग कहती है कि एग्जाम में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और मैं सांग की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो गॉगी कहती है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बेशिंग कहती है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ। गॉगी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम आज रात मेरे घर पर नाइट स्पेंड कर सकते हो और इस तरह तुम सांग के भी करीब रहोगी। और वैसे भी मैंने अपने डैड को अपने इस आर्ट सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया, तो तुम डैड को मनाने में भी मेरी मदद कर देना। बेशिंग इसके लिए मान जाती है। गॉगी जल्दी से फोन करके बेशिंग की मॉम से परमिशन भी ले लेती है। बेशिंग का फोन घर पर ही रह गया होता है। सन यू की कॉल आती है तो इसके डैड कॉल उठा लेते हैं और सन यू बेशिंग से कहता है कि शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, लेकिन एग्जाम देने के बाद मैं और तुम साथ में बीजिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे। कहकर ये कॉल बंद कर देता है। आज क्लास में टीचर कहने लगते हैं कि तुम लोगों के एग्जाम में एक ही दिन रह गया है, इसीलिए आज अगर तुम लोग रिलैक्स करना चाहते हो तो रिलैक्स कर सकते हो और अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये सुनते ही सारे बच्चे रिलैक्स करने के लिए अपने हेड डाउन कर लेते हैं। बेशिंग सांग से कहती है कि क्या तुम पढ़ाई नहीं करने वाले? तो सांग कहता है कि नहीं, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा। अब ये दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। रात में गाओगी बेशिंग को लेकर जो अपने घर पर आती है तो इसके डैड इसको कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए कह रहे होते हैं। तो गाओगी अपने डैड को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि मुझे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट मिल गया है, इसीलिए मैं बहुत आराम से इस यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ। ये देखकर गाओगी के डैड कहते हैं कि मैं इसके लिए नहीं मानूंगा। गाओगी कहती है कि आपको डिसएग्री करने का कोई राइट नहीं, क्योंकि आपने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। बेशिंग भी गाओगी के डैड से कहती है कि इसको पेंटिंग करना पसंद है और ये काफी अच्छी एकेडमी है, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स जाएंगे। गाओगी बेशिंग से कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये अपने डैड से अपना सर्टिफिकेट पकड़ते और यहाँ से चली जाती है। बेशिंग सांग के घर पर आ जाते और कहने लगती है कि मैं तो गाओगी की मदद करने के लिए गई थी, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी बात करने से पहले इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाएगी। सारी मेरी गलती है, मुझे गाओगी के साथ उसके घर पर जाना ही नहीं चाहिए था। सांग कहता है कि तुम ज्यादा परेशान हो रही हो। ये बेशिंग से पूछता है कि तुम आज गाओगी के घर पर स्टे करने के लिए क्यों आई? तो बेशिंग कहती है कि मैं एग्जाम की वजह से काफी परेशान थी, तो इसी वजह से गाओगी मुझे अपने घर पर ले आई। ये कहकर बेशिंग कहती है कि अब मैं वापस जा रही हूँ। तो सांग कहता है कि तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। बेशिंग ये सुनकर हैरान होती है। तो सांग कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम मेरे पेरेंट्स के रूम में सो सकती हो और अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो मैं तुम्हारे साथ बातें कर लूंगा। सांग ये कहकर एम्बेरस फील कर रहा होता है। बेशिंग कहती है कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। इतने में ही गाओगी के डैड आते हैं जो कि सांग से गाओगी को ढूंढने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों गाओगी को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। सांग गाओगी को कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन गाओगी कॉल नहीं उठा रही होती। इतने में यहाँ पर ज़ेन्यू आ जाता है जो कि सांग से कहने लगता है कि तुम्हें इस टाइम जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तुम इतनी रात को बेशिंग को क्यों परेशान कर रहे हो? ये कहकर ज़ेन्यू बेशिंग का हाथ पकड़ता कहता है कि मैं तुम्हें घर पर लेकर जाता हूँ। सांग भी बेशिंग को जाने से रोकता है। अब बेशिंग के डैड की आवाज आती है जो कि इन दोनों को ही बेशिंग को छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। घर पर आने के बाद बेशिंग के डैड इसको बहुत डांटने लगते हैं कि अगर मैं वहाँ पर नहीं आता तो मुझे मालूम नहीं होता कि तुम बाहर क्या कर रही थी। तो बेशिंग कहती है कि डैड आपको गलतफहमी हो गई है, मैं वाकई में गाओगी के घर पर गई थी। बेशिंग की मॉम इसके डैड को कहने लगती है कि आप बस कर दें। दूसरी तरफ गाओगी छोयंग के क्रॉस टॉक क्लब में आ गई होती है। छोयंग इसको रोता हुआ देखता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? गाओगी कहने लगती है कि मुझे पहले ही मालूम था कि मेरे डैड नहीं मानेंगे, वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि वो ये भी जानना नहीं चाहते कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। छोयंग कहता है कि मैं तो अक्सर ऑफिस जाता रहता हूँ और मैंने हमेशा ही तुम्हारे डैड को दूसरे टीचर से तुम्हारे बारे में पूछते हुए देखा है और बाकी टीचर्स हमेशा ही तुम्हारी तारीफ करते हैं, जो कि सुन के तुम्हारे डैड बहुत ही खुश और तुम पर प्राउड फील करते हैं। छोयंग के समझाने की वजह से गाओगी को समझ में आ जाती है। गाओगी छोयंग से कहती है कि अगर मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ बीजिंग आओगे। ये सुनकर छोयंग बहुत हैरान होता है। तो गाओगी कहती है कि तुम मुझे सोचकर इस बात का जवाब दे सकते हो। छोयंग कहता है कि पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये कहकर छोयंग फौरन यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह स्कूल
स्कूल में जब जांग की बिशिंग से मुलाकात होती है तो जांग बिशिंग से पूछता है कि आजकल तुम किस बात को लेकर परेशान हो। बिशिंग कहती है कि मैं कुछ टाइम से एक सपना देख रही हूँ। इस सपने में मैं लाइट हाउस टावर पर जाती हूँ और तुम लाइट हाउस से अचानक ही कहीं गायब हो गए हो। ये सुनते ही जांग बिशिंग को अपने साथ लाइट हाउस पर ले आता है। जांग बिशिंग से कहता है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं इस टावर पर आता हूँ तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ये बिशिंग को आंखें बंद करने के लिए कहता है। अब ये दोनों कुछ देर के लिए आंखें बंद करके हवा को महसूस करने लगते हैं। जांग बिशिंग से कहता है कि फ्यूचर में जो भी होने वाला है हमें उसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिशिंग से कहता है कि कल एग्जामिनेशन रूम में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बिशिंग ये सुनकर मुस्कुराती है। आज फाइनली इनका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस दफा ये एग्जाम चायांग भी दे रहा होता है और जांग भी। दूसरी तरफ आज मेजी जेल से बाहर आ गया होता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि मेजी से कह रहा होता है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हें उस आदमी से पैसे निकलवाने ही होंगे। लेकिन ये आदमी मेजी को ये सब कुछ डरा धमका कर कह रहा होता है। यहाँ टीवी पर यही खबर चल रही होती है कि आज तूफानी मौसम होने के बावजूद भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया है। मेजी ये न्यूज बहुत गौर से देख रहा होता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट तक के लिए स्टे कनेक्टेड।